आगे बढ़ेंगे एक बड़ी खबर के साथ। काशी विश्वनाथ के महंत कुलपति तिवारी का बड़ा ऐलान हुआ है। ज्ञानवापी को लेकर कुलपति तिवारी ने बड़ा ऐलान किया है। 15 जून के बाद कार सेवा शुरू करने का ऐलान कर दिया है। महंत कुलपति तिवारी ने देश भर से लोगों को कार सेवा में शामिल होने का आह्वान भी किया गया है। काशी में 80 घाट से राजघाट तक चलेगी कार सेवा 15 जून से, ऐलान कर दिया है महंत कुलपति तिवारी ने। और ये बड़ा ऐलान, बड़ी खबर इस वक्त की। ज्ञानवापी को लेकर महंत कुलपति तिवारी का बड़ा ऐलान, कार सेवा का ऐलान किया है उन्होंने 15 जून से काशी में। ज्ञानवापी को लेकर कार सेवा का ऐलान किया है। काशी विश्वनाथ के महंत का यह बड़ा ऐलान, देश भर से लोगों को कार सेवा में शामिल होने का आह्वान किया गया है महंत कुलपति तिवारी के द्वारा। 80 घाट से राजघाट तक चलेगी ये कार सेवा। थोड़ी दूर तक होगी, लेकिन इसके महत्व बड़े, इसके मायने बड़े। बिल्कुल, तो आपको बता दें काशी विश्वनाथ के महंत ने यह बड़ा ऐलान किया है। 15 जून के बाद कार सेवा शुरू करने का ऐलान किया गया है और देश भर से लोगों को कार सेवा में शामिल होने का आह्वान भी महंत ने किया है। आपको बता दें काशी में 80 घाट से राजघाट तक कार सेवा चलेगी, जिसका आह्वान आज किया गया है। ज्ञानवापी पर सब विश्वेश्वर नाथ का है, वो शिव तीर्थ है, वो ज्ञानोदक तीर्थ है। वहाँ भगवान से ने कूप खोया था, तो वो आनंद वन है। तो ज्ञानवापी परिसर में जितने भी मंदिर हैं उन सभी को देखा जाए तो ज्ञानवापी विश्वेश्वर नाथ का मंदिर है। भगवान आदि विश्वेश्वर विराजमान है और विश्वेश्वर नाथ वहाँ है, तो इसको क्यों छोड़ा जाए। हमारे मुस्लिम भाई प्रथम तल पे नमाज पढ़ते हैं, नीचे मेरा मंदिर है, तो नीचे मुझे पूजा करने का मुझे उसी तरह अधिकार है जैसे उनको नमाज पढ़ तो है। और नहीं क्योंकि नमाज को तत्काल बदले, जब तक कि निर्णय न हो जाए तब तक दोनों पक्षों को कोई भी। ये बयान आपने देख लिया और सुन लिया महंत कुलपति तिवारी का। नीतीश पांडे हमारे सहयोगी वाराणसी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीतीश, जो कार सेवा का आह्वान किया है यहाँ पर महंत कुलपति तिवारी ने 80 घाट से राजघाट तक, इसका मतलब क्या है और इसका उद्देश्य क्या है? राजेंद्र जी, जब से ये शिवलिंग और जिस तरह से पहले, क्योंकि मैं अगर बात करूं सबसे पहले ज्ञानवापी सर्वे का जो मामला सामने आया, उसके बाद सर्वे में शिवलिंग मिला। शिवलिंग जैसी आकृति की चीज मिलने के बाद हिंदू समाज ने उसे शिवलिंग कह दिया और मुस्लिम समाज उसे फव्वारा कह रहा है। विवाद यही शांत नहीं हुआ, बल्कि इस विवाद में अब कई तरह के नए मामले सामने आ गए। पहले अगर बात करें तो महंत कुलपति तिवारी ने इस पूरे मामले को लेकर जो शिवलिंग है उनकी पूजा की अनुमति के लिए कोर्ट में अर्जी दी। कोर्ट में अर्जी देने के बाद अब महंत कुलपति तिवारी का ये कहना है कि इस अभियान के तौर पर इस पूरे प्रकरण को लेना है और 15 जून से इस मामले को लेकर कार सेवा शुरू करेंगे। 80 से लेकर राजघाट तक कार सेवा शुरू करेंगे और ये सिर्फ कार सेवा नहीं होगी, बल्कि ये जनता को जगाने का एक तरीका होगा। अगर बात करें तो लगातार अब संत समाज और इसके साथ महंत समाज ये मांग करने लगा है कि अगर जो शिवलिंग मिली है उस शिवलिंग की पूजा नहीं हो तो वहां पर नमाज भी बंद कराई जाए। लेकिन अब ये देखना होगा इस पूरे मामले पर प्रशासन और कोर्ट का निर्णय क्या होता है। लेकिन महंत जी का आह्वान है कि 15 जून से लोग जुड़े और जुड़कर इस कार सेवा में हिस्सा लें, ताकि सरकार, प्रशासन और इसके साथ कोर्ट पर दबाव बनाया जा सके। ठीक है नीतीश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। और अब बात लोकसभा उपचुनाव की। भाजपा ने आजमगढ़ से एक बार फिर दिनेश लाल यादव निरहुआ पर भरोसा जताया है। निरहुआ का दावा है कि एक बार फिर आजमगढ़ में कमल खिलेगा। बिल्कुल, और यहाँ भी दूसरे जिलों की तरह तेजी से विकास होगा। निरहुआ से खास बातचीत की हमारे संवाददाता खुर्रम नुमानी ने। आजमगढ़ में एक बार फिर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। वजह है आजमगढ़ में लोकसभा का मध्यावधि चुनाव। दिनेश लाल यादव निरहुआ आजमगढ़ से भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी होंगे और 2019 का चुनाव भी दिनेश लाल यादव ने लड़ा था। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है दिनेश लाल यादव निरहुआ। मैं उनसे बात करूंगा कि आखिर क्या रणनीति होगी। पिछला चुनाव तो वो हार गए थे, लेकिन इस चुनाव में जीत का कितने दावे वो कर रहे हैं। दिनेश जी, इस चुनाव में आपको क्या पिछली बार जब हम लोग चुनाव लड़े थे तो परिस्थिति अलग थी। जो हमारे विपक्ष में थे उनका महागठबंधन था और मैं अकेला था। पर इस बार स्थिति वैसी नहीं है। बसपा का भी कैंडिडेट है, सपा का भी कैंडिडेट कोई आएगा और भाजपा से मैं आ ही गया हूँ। तो इस बार जो ये लड़ाई है वो बराबर की लड़ाई होगी। पहले वाली जो लड़ाई थी वो ज़्यादा भारी थे और हम लोग अकेले पड़ गए थे।
पर इस बार जो लड़ाई है वो बराबर की लड़ाई होगी। ये दिनेश जी, लेकिन एक बात तो ये भी कहनी होगी कि आपने 2022 का आजमगढ़ का चुनाव देखा। भले ही उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी हो, लेकिन एकदम क्लीन स्वीप भारतीय जनता पार्टी का कहीं पता नहीं आजमगढ़ में। और जिस लोकसभा सीट में आप चुनाव लड़ रहे हैं, 5 में 5 विधायक समाजवादी पार्टी के, आप कैसे उनका मुकाबला करेंगे? यही मेरे लिए सबसे बड़ा प्लस हो गया कि 5 के 5 यहाँ विधायक होने के बाद भी एक काम यहाँ नहीं कर पा रहे। समाजवादी पार्टी को 5 सीट मिली, उसके बाद भी आजमगढ़ का एक काम नहीं कर पा रहे हैं। तो वही जनता ने मन बनाया कि जब हम 5 को चुन के भेज दिए फिर भी कुछ नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब एक आखिरी रास्ता बचा है कि आजमगढ़ को सरकार के साथ जुड़ना पड़ेगा। और सरकार प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की है, देश में भी भारतीय जनता पार्टी की है। तो अब आजमगढ़ ने ये मन बनाया है कि अब हम लोग आजमगढ़ के विकास के बारे में सोचेंगे और आजमगढ़ के विकास के लिए हम भारतीय जनता पार्टी को चुनेंगे। ये था दिनेश लाल यादव निरहुआ। इन्होंने साफ तरीके से कहा कि जीत को लेकर के जीत का भरोसा जनता पर करते हैं, जनता इनको चुनाव जिताएगी। लेकिन अब इनके साथ जीत का सेहरा बंधेगा या नहीं, ये तो चुनाव के परिणामों के बाद साबित होगा। लेकिन ये इस तरीके से क्षेत्र में मजबूती से लड़ रहे हैं जिससे ये पूरी तरह से आश्वस्त है कि वो चुनाव जीतेंगे। कैमरामैन गौरव श्रीवास्तव के साथ खुर्रम आलम नोमानी, एबीपी गंगा, आजमगढ़। और चलिए अब बात 20 जून को होने वाले विधान परिषद चुनाव की। सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि सपा के उम्मीदवार के तौर पर स्वामी प्रसाद मौर्य 7 जून को अपना नामांकन करेंगे। जिन 13 विधान परिषद सीटों पर चुनाव होना है, उनमें 4 सीटों पर सपा जीत हासिल कर सकती है। विधान परिषद में भी पार्टी अपने गठबंधन के एक सहयोगी दल के एक सदस्य को उम्मीदवार बना सकती है। और इसके अलावा सपा हाल में सदस्यता खत्म होने वाले एक पूर्व एमएलसी को फिर से अपना उम्मीदवार बना सकती है। तो 13 विधान परिषद सीटों के लिए समाजवादी पार्टी तैयारी कर रही है और स्वामी प्रसाद मौर्य को उम्मीदवार बनाया जाएगा। 7 जून को नामांकन करेंगे स्वामी प्रसाद मौर्य। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी हमारे पास है। उधर भाजपा ने भी विधान परिषद के लिए प्लान तैयार कर लिया है। भाजपा क्षेत्रीय और जातीय समीकरण बैठाने में जुटी है और इससे पहले 2 जून को भाजपा की कोर कमेटी की बैठक भी हुई थी और इस दौरान कुछ नामों पर सैद्धांतिक सहमति बनी। बिल्कुल, दरअसल पार्टी पश्चिम से पूर्व तक क्षेत्रीय संतुलन बनाने में जुटी हुई है। इस बार पिछड़ी जाति के उम्मीदवारों को मौका मिल सकता है। उधर केशव प्रसाद मौर्य का विधान परिषद सदस्य का कार्यकाल 6 जुलाई को खत्म हो रहा है। मंत्री जेपीएस राठौर, नरेंद्र कश्यप अभी किसी सदन के सदस्य नहीं हैं। ऐसे ही दयाशंकर मिश्र और जसवंत सैनी, दानिश आजाद भी किसी सदन के सदस्य नहीं है। ठाकुर समाज से जेपीएस राठौर का नाम भी विधान परिषद जाना तय माना जा रहा है और वहीं ब्राह्मण समाज से राज्य मंत्री दयाशंकर मिश्र का परिषद जाना तय माना जा रहा है। भाजपा की अपनी तैयारियां हैं। उधर सोमवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद यूपी विधानसभा और विधान परिषद के संयुक्त सदन को संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति के कार्यक्रम को लेकर विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना से एबीपी गंगा ने खास बातचीत की है, सुनिए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कल राजधानी लखनऊ में विधानसभा और विधान परिषद के संयुक्त सदन को संबोधित करेंगे। हमारे साथ में इस समय विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना जी हैं। सर, क्या रहेगा कल का जो संबोधन है, कितने बजे से, क्या खास? देखिए, देश के अमृत महोत्सव के अवसर पर जो अमृत काल है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये देश के 25 वर्ष बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें इस देश की आज़ादी के 100 वर्ष हो तो ये देश स्वावलंबी बने और देश पुनः उन ऊंचाइयों के ऊपर पहुँचे जहाँ पर विश्व गुरु के स्थान पर कहलाया जाता है। उत्तर प्रदेश की विधानसभा एक महत्वपूर्ण विधानसभा है और सबसे ज़्यादा यहाँ पर सदस्य हैं। सौभाग्य से इस देश के आदरणीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ जी कोविंद कल हम सब लोगों को मार्गदर्शन देने के लिए यहाँ पर उपस्थित होंगे। इस आशय का हमने विधानसभा के आम सहमति से, सर्वसम्मति से ये प्रस्ताव भेजा था महामहिम श्री राष्ट्रपति जी के पास कि वो कृपापूर्वक हमारे संयुक्त सदन को संबोधित करें। तो कल महामहिम राष्ट्रपति जी हम सब लोगों को संबोधित करेंगे और उनका पाथेय, उनके मार्गदर्शन हम सब लोगों को काम करने के लिए प्रेरणा देगा। बात करने के लिए तो ये थे हमारे साथ में सतीश महाना जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से कल जब राष्ट्रपति जी यहाँ पर आए होंगे, संयुक्त सदन को संबोधित करेंगे, तो जो अमृत काल चल रहा है उसको लेकर उनका पूरा संबोधन होगा। कैमरा सहयोगी जितेंद्र के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। और अब आपको दिखाने जा रहे हैं दहशत के वो 30 सेकंड जिसमें कई जिंदगियां खत्म हो गई। और जब अक्षम्य अपराध का खुलासा हुआ तो हर कोई सन्न रह गया।
क्योंकि जिस फैक्ट्री में धमाका हुआ था वो बिना लाइसेंस के चल रही थी और मजदूरों को झूठ बोलकर फैक्ट्री में काम करवाया जा रहा था। इस मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी फैक्ट्री मालिक को गिरफ्तार कर लिया है। इस सीसीटीवी फुटेज को गौर से देखिए। सब कुछ शांत नजर आता है, लेकिन तभी होता है जोरदार धमाका। धमाके के साथ ही फैक्ट्री से उठने लगता है धुएं का गुबार और जो देखते ही देखते बढ़ता चला जाता है। धमाके की आवाज से अफरा तफरी फैल जाती है और फैक्ट्री के अंदर जाता हुआ शख्स तेजी से फैक्ट्री से भागता हुआ नजर आता है। जैसे ही धमाका होता है, फैक्ट्री का मलबा गिरने लगता है। धमाके से इलाके में दहशत फैल जाती है, जिसको जहां जगह मिलती है वो भागता खड़ा नजर आता है। एक जरा सी लापरवाही कई जिंदगी पर भारी पड़ गई। हापुड़ में रूही इंडस्ट्री में हुए विस्फोट में अब तक 12 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई लोग अभी भी जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। कुछ लोगों को दिल्ली के सफदरजंग में भर्ती कराया गया है, कुछ गाजियाबाद रेफर किए गए हैं और 9 मरीज ऐसे हैं कि जिनका इलाज मेरठ के मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। ये तस्वीर देख लीजिए कि ये 3 मरीज हैं जो गंभीर रूप से भर्ती हैं, पूरी तरीके से ये झुलस चुके हैं और इनका यहाँ पर जो इलाज है वो किया जा रहा है। इनकी हालत सबसे ज़्यादा जो चिंताजनक है वो बताई जा रही है, जबकि और जो मजदूर इस विस्फोट के दौरान घायल हुए हैं वो फिलहाल खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। बताया ये भी जा रहा है कि वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट बनाने की परमिशन ली गई थी, लेकिन बावजूद इसके वहाँ पर विस्फोटक सामग्री वहाँ पर तैयार की जा रही थी। किसी को खबर थी या खबर होने के बाद बेखबर थे, ये जांच का विषय है और इस मामले में सख्त एक्शन की ज़रूरत है। देखिए ये महिला भी है, ये महिला भी वहाँ जो रूही इंडस्ट्री में, हापुड़ की रूही इंडस्ट्री में जो विस्फोट हुआ है, ये महिला भी वहाँ पर घायल हुई है। कई महिलाएं वहाँ पर काम कर रही थी और ये देखिए ये वो मरीज़ हैं, 9 मरीज़ हैं जिनका मेरठ के मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। हापुड़ के रूही इंडस्ट्री में अचानक से ब्लास्ट हुआ था, जिसमें करीब 1 दर्जन लोगों की मौत हो गई तो कई लोग घायल हो गए, जिसके बाद कई तरह के सवाल उठने लगे, जिसके बाद मामले की तफ्तीश शुरू कर दी गई। धौलाना ब्लास्ट में जांच की रफ्तार तेज। फैक्ट्री मालिक दिलशाद के खिलाफ मामला दर्ज, किराएदार वसीम के खिलाफ मामला दर्ज। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के निर्माण की थी इजाजत, अवैध तौर पर बनाए जा रहे थे पटाखे। आपका नाम जानना चाहूंगा, बैठ जी एक बार। सर मेरा नाम रिहान है। रिहान, क्या बन रहा था अभी दिखा रहे थे आप, बताइए क्या बन रहा था इस फैक्ट्री में? सर ये मिसाइल है जो दिवाली पर छोड़ते हैं बच्चे, ऊपर जाकर जो चलती है। अच्छा, तो कल की पूरी मुझे घटना बताइए कि क्या हुआ था, आप क्या कर रहे थे, फिर कैसे कैसे हुआ? धीरे धीरे बताइए, आराम से, कोई बात नहीं है। सर हम खाना खा कर लगे थे 2 बजे, तो 2:30 बजे तक वहाँ 2:30 बजने में कुछ मिनट कम थी, 1-1.5 मिनट कम थी, तो इतने में ही तारों में चिंगारी उठी और वो केमिकल ने पकड़ ली और वहाँ पर इतने में ब्लास्ट हो गया। फिलहाल पुलिस इस अक्षम्य अपराध में शामिल अपराधियों की तलाश में जुटी है, जिनकी वजह से करीब 1 दर्जन लोगों की मौत हो गई तो वहीं कई जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं। लेकिन दिल दहला देने वाली इस तस्वीर ने लोगों की होश उड़ा कर रख दी है। एबीपी गंगा के लिए हापुड़ से प्रदीप की रिपोर्ट। और आगे
आगे बढ़ेंगे एक बड़ी खबर के साथ। उत्तरकाशी में भीषण सड़क हादसे की खबर आ रही है। 22 लोगों की मौत की खबर आ रही है। बड़ी खबर, यमुनोत्री हाईवे पर बस खाई में जा गिरी है और 22 लोगों की मौत की खबर आ रही है। दर्दनाक ये सड़क हादसा, ये भीषण सड़क हादसा उत्तरकाशी में यमुनोत्री हाईवे पर बस खाई में जा गिरी है और 22 लोगों की मौत की खबर आ रही है। ये बड़ा हादसा, राहत और बचाव का काम जारी है। हमारे ब्यूरो चीफ अजीत सिंह राठी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजीत, आपके पास क्या जानकारी इस हादसे के बारे में, कैसे हुआ ये? राजेंद्र, देखिए, चूंकि ये शाम के वक्त की बात है और ये मध्य प्रदेश के यात्रियों की एक बस है जो यमुनोत्री में दर्शन करके लौट रहे थे और ये डामटा एक जगह है जो हिमाचल और उत्तरकाशी के बॉर्डर पर पड़ता है। तो वहां पर एक बहुत ही खतरनाक मोड़ था और मोड़ के आसपास जब स्पीड, अभी क्या कारण उसके तकनीकी रहे होंगे, क्या नहीं रहे होंगे, ये तो बाद में पता चलेगा। ब्रेक फेल हुए हैं या ड्राइवर को किसी तरह की कोई तकलीफ हुई है या स्पीड तेज थी, अभी कारणों का तो नहीं पता चल सका। लेकिन वो बस खाई में गिर गई, गहरी खाई थी और उसके जो अभी प्री सूचना मिल रही है, जो प्रारंभिक दौर की सूचना मिल रही है, तो वहाँ 22 लोगों की मृत्यु होने का समाचार आ रहा है। 5 शव बरामद भी कर लिए गए हैं। मुख्य सचिव सुखबीर सिंह संधू ने जिलाधिकारी से बात करके वहाँ तत्काल सभी लोगों को मौके पर पहुंचने को कहा है। SDRF वहाँ पहुंच गई है और यात्री जो थे, कई बार राजेंद्र ऐसा होता है कि मिक्स ग्रुप आता है यात्रियों का एक ही बस करके, लेकिन जो कुछ यात्रियों से जिलाधिकारी की वहाँ पर बात हुई, जिलाधिकारी क्योंकि मौके पर पहुंचने वाले हैं, तो जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों की बात हुई है तो वो उनका कहना है कि वो पन्ना से आए थे। तो मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के लोग रहने वाले थे। बहुत ही दुर्भाग्यवश ये एक बड़ी घटना हुई है जिसमें एक बड़ी संख्या में ये प्रारंभिक सूचना आ रही है कि बड़ी संख्या में लोगों के हताहत होने की खबर है, जिसमें 5 डेड बॉडी निकाल ली गई है। SDRF जो स्टेट डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स हमारी उत्तराखंड की है, जो इन्हीं कार्य के लिए बनी है, तो उनको वो मौके पर पहुंच गई, मजिस्ट्रेट मौके पर पहुंच गए, राहत और बचाव का काम चल रहा है। लेकिन ऐसा बताया जा रहा है राजेंद्र की ये संख्या बढ़ भी सकती है और चूंकि 22 की अभी मेरी मुख्य सचिव सुखबीर सिंह संधू से भी बात हुई थी, उन्होंने भी इस घटना पर काफी दुख व्यक्त किया और उन्होंने ये संख्या बताई है कि ये तकरीबन 22 है और ये संख्या बढ़ भी सकती है। जिलाधिकारी से भी बात हुई है। तो ये एक दुर्भाग्यशाली आज ये पल था जिस समय लोग वहां से यात्रा करके दर्शन करके लौट रहे थे और लौटने के बाद ये बस खाई में गिरी और मध्य प्रदेश इतने हजारों मील दूर से चलकर लोग। ठीक है अजीत, हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त सुपरिटेंडेंट पुलिस अर्पण जोशी जी हमारे साथ जुड़ गए। अर्पण यदुवंशी जी, एसपी साहब स्वागत है आपका। वैसे तो स्वागत करने का समय नहीं है, बड़े हादसे की खबर आ रही है, क्या जानकारी आपको मिल रही है इस एक्सीडेंट के बारे में? देखिए, ये जो इंसिडेंट हुआ है ये लगभग डामटा से 2 किलोमीटर नौगांव की तरफ हुआ है। अभी भी मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिली है और 28 से 29 लोग बताए जा रहे हैं बस में, जो कि जिला पन्ना मध्य प्रदेश के हैं सभी लोग। जी जी। बाकी हमारी जो पूरी टीम है, इंस्पेक्टर जो है, इंस्पेक्टर बड़कोट, SDRF की टीम और NDRF की टीम भी उत्तरकाशी से रवाना कर दी गई है और 3 एम्बुलेंस भी ऑन द स्पॉट पहुंच गई हैं। अभी तक इतनी इन्फॉर्मेशन मिल रही है। अभी तक मैं भी जो हूँ निकल चुका हूँ घटनास्थल की तरफ। अभी इतनी जानकारी है हमको प्राप्त हुई है अभी। जी, आप बता रहे हैं कि इस बस में और ज्यादा लोग सवार हो सकते हैं, 28 से 29? जी हाँ, ऐसा ही अभी तक तो यही जानकारी आ रही है, बट इसकी पुष्टि नहीं होती है अभी तक जी। बट 28 से 29 लोग बताए जा रहे हैं। अर्पण जी, हमारे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक 22 लोगों की जान जा चुकी है। अगर 28 से 29 लोग हैं, यानी कि कुछ लोगों की स्थिति गंभीर होगी या उन्हें बाहर निकाल लिया होगा, ऐसी कोई जानकारी है क्या आपके पास? जी हाँ, अभी ये जानकारी है कि जो 4-5 घायल लोग थे उनको जल्दी हॉस्पिटल पहुंचा रहे हैं हम लोग, बट उनकी हालत गंभीर ही बताई जा रही है। आपको कितना समय लगेगा सर वहां पर पहुंचने में? जी, मुझे अभी 3 घंटे लगेगा सर, लगभग। मैं उत्तरकाशी से निकला हूँ, 3 घंटे लगेगा मुझे। और वहाँ पे अभी कौन कौन से लोग हैं जो राहत और बचाव के काम में इन्वॉल्व हैं? जी, वहाँ पे SDRF की टीम पहुंच गई है। हमारा इंस्पेक्टर बड़कोट, पुरोला थाने की टीम, मोरी थाने की टीम, सब हमने क्लोज कर दी है वहाँ पे जी। और NDRF की टीम भी रवाना हो गई उत्तरकाशी की, तो वहाँ फोर्स पहुंच चुका है और एम्बुलेंस भी पहुंच चुकी है, 3 एम्बुलेंस विद डॉक्टर्स एंड पैरामेडिक्स। ये प्राथमिक सूचना मिल पाई है कि ये एक्सीडेंट हुआ कैसे, हादसा हुआ कैसे? जी, अभी इसकी कोई जानकारी नहीं है सर मुझे। मैं जैसे ही कुछ होगा मैं शेयर करूंगा। ठीक है, ये जानकारियों के लिए बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अर्पण यदुवंशी, सुपरिटेंडेंट पुलिस उत्तरकाशी अभी बात कर रहे थे, वो रवाना हो चुके हैं उत्तरकाशी से। कुछ समय लगेगा उनको वहां मौके पर पहुंचने में, लेकिन बड़ा सड़क हादसा है। पन्ना के यात्री बताए जा रहे हैं, मध्य प्रदेश के तीर्थयात्री
जो यमुनोत्री का दर्शन करके निकले थे और हिमाचल और उत्तरकाशी के बॉर्डर पर यह हादसा हुआ है। बस खाई में जाकर गिरी है। 22 लोगों की मौत की प्राथमिक सूचना आ रही है। 28 से 29 लोग सवार बताए जा रहे हैं। इस बस में कुछ लोग की हालत गंभीर बताई जा रही है। एसडीआरएफ मौके पर पहुंची है। इंस्पेक्टर, पुलिस इंस्पेक्टर और उनके साथी मौके पर हैं। राहत और बचाव का काम चल रहा है। एम्बुलेंसेज वहां पर भेज दी गई है। खाई में बस गिरी है। यह बड़ा सड़क हादसा है। 22 लोगों की जान जाने की खबर है फिलहाल। अजित सिंह राठी हमारे साथ हैं, हमारे ब्यूरो चीफ, और वो हमें बता रहे हैं कि यह हादसा कैसे हुआ है और क्या वहां पर राहत और बचाव का काम हो रहा है। अजित, अपनी जानकारी जो है जो आप दर्शकों के साथ साझा कर रहे थे, आगे बढ़ाएं। जी देखिए राजेंद्र, अभी पुलिस अधीक्षक उत्तरकाशी अर्पण बात कर रहे थे। उन्होंने जो जितनी प्रारंभिक सूचना बताई है और तकरीबन उतनी ही सूचनाएं सभी मीडियम, सभी प्लेटफॉर्म पर हैं। और ये एक दुर्भाग्यशाली बात है कि मध्य प्रदेश से हजारों मील दूर से लोग यहाँ चारधाम यात्रा करने आए थे। जिस भी तकनीकी कारण के चलते या लापरवाही के चलते या किसी भी तरह के या सड़क खराब होने के चलते, क्योंकि कैसा कई बार होता है राजेंद्र की डेंजर जोन होते हैं पहाड़ में, जो मोड़ होते हैं वो ब्लाइंड मोड़ बोलते हैं उनको, अंधे मोड़ होते हैं। कई बार थकान होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो इस हिसाब से एक बड़ी घटना है। और चूंकि चारधाम यात्रा में पहले ही बहुत सारी मौतें हो चुकी है और ये हादसा वाकई आज पूरे बड़ा हादसा है। बिल्कुल आपने सही कहा अजित, और ये वाकई ये बहुत ही अफसोसनाक और दर्दनाक ये खबर। शुक्रिया आपका इन जानकारियों के लिए। तो बड़ी खबर उत्तरकाशी से अफसोसनाक है, दर्दनाक है। 22 तीर्थयात्रियों की बस हादसे में मौत की खबर आ रही है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।